अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसफा और आपको खुशामदीद कहती हूँ इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है सेहत सलामत। सेहत सलामत एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद है आपकी सेहत की निगहदाश्त। इस प्लेटफॉर्म के जरिए न सिर्फ हम आप तक पहुंचाते हैं आगाही सेहत से जुड़े मसाइल के हवाले से, बल्कि आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। इस प्रोग्राम में हम मदऊ करते हैं मुख्तलिफ मारूफ डॉक्टर्स को, और आज भी हमारे स्टूडियोज में मारूफ डॉक्टर मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर खालिद अकबर, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और कराची के सिविल अस्पताल में अरसे दराज तक शोबे अतफाल से वाबस्ता है। यानी कि आप कह सकते हैं छोटे बच्चों के बड़े डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है और पूरा पाकिस्तान गर्मी की शिद्दत से बिलबिला रहा है। ऐसे में छोटे बच्चे रोते हैं या बिलबिलाते हैं तो माँ को खबर ही नहीं होती कि आखिर इनकी परेशानी की वजह क्या है। तो जानना चाहूंगी कि ये जो गर्म मौसम है और जो इसकी शिद्दत बढ़ी है, तो बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका दिया कि अपने बच्चों की सेहत के मुतालिक उनकी माँओं से, उनके बड़ों से बात कर सकूँ। असल में जो गर्मी की शिद्दत, अब तो खैर आमद हुई, बस से हम गुज़र चुके हैं और अब हम शायद गर्मी के उरूज की तरफ जा रहे हैं। 48-50 टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ख़दशा इस बात का ये है कि अभी और ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है इस साल, क्योंकि आप सब जानते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू चल रहा है। तो अब मैं वहाँ से मसलों को डिस्कस करना शुरू करूँगा उम्र के लिहाज से। जी। सबसे पहले हम जो छोटे बच्चे हैं, गोद वाले बच्चे हैं, 4-6 महीने वाले हैं, 1 साल वाले हैं, उनसे मुताल्लिक़ बात करना चाहूँगा। वो बच्चे जो सिर्फ माँ के दूध पर हैं और जिन्हें माँ का दूध ही पीना चाहिए, 4-6 महीने वाले बच्चे, उन बच्चों को माँ के दूध में 87% पानी मिल जाता है, जो कि आम तौर पर उनकी पानी की जो ज़रूरियात को पूरा करता है। लेकिन अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो उन्हें पीने के लायक साफ़ पानी भी चमचे के ज़रिए थोड़ा थोड़ा पिलाया जा सकता है। ये जो छोटे बच्चे हैं, साल लगा लें आप, 1.5 साल लगा लें, आमतौर पर पानी का तकाजा नहीं करते। ये आप ये देखेंगे कि जब ये प्यासे होते हैं और आपको किसी को पीते हुए देते हैं तो फिर वो इशारे से पानी मांगते हैं। तो हमें उनकी ज़रूरियात का खुद भी ख्याल रखना है। एक तो जब आपको खुद को प्यास लगे तो समझ लें कि बच्चे को भी ज़रूरत होगी प्यास की। उसके अलावा बच्चों के आप गौर कीजिएगा कि अगर छोटा बच्चा, उसके पेशाब करने की मिकदार कम हो गई है या वो देर देर से पेशाब कर रहा है, तो एक बड़ी निशानी होती है कि पानी की कमी वाकई हो गई। ठीक। और पेशाब को तो आपको चेक करना पड़ेगा ये देर पे। अब आप जब उसके चेहरे पे गौर से देखेंगे तो उनके बच्चों के होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आप उस बच्चे को रोता हुआ देखेंगे तो हो सकता है उसकी आंख से आंसू भी ना बह रहा हो। ये सारी निशानियां होती हैं पानी की किल्लत की, तो उसको हमें फ़ौरन एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, गर्मी के मौसम में बज़ाहिर उसको ना उल्टियां हैं ना मोशन है, लेकिन फ़ज़ा में उसके जिस्म से पानी बुखारात बनकर शामिल हो रहा है, पसीनों की शक्ल में भी और नज़र ना आने की सूरत में भी। सही। तो इसमें बाज़ औक़ात सिर्फ पानी ही नहीं निकलता, जिस्म से मुख्तलिफ़ किस्म के नमकियात भी निकल जाते हैं। सोडियम उसमें शामिल है, पोटाशियम उसमें शामिल है। तो जब हम अरसे से अपनी बच्चों की माँओं को ये मशवरे देते आए हैं कि अगर बच्चे को उल्टियाँ हों, दस्त लगे हुए हों, तो आप उन्हें ORS का पानी पिलाइए। सही। और अब इसका तयन ही करना होता है कि कितना पानी पिलाना है, कितना नहीं पिलाना, तो ये तो आपको अपने वक्ती तौर पर डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। लेकिन ठीक। और अक्सर इसी हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें दूर दराज कस्बों में, देहात में सुन रहे हैं, और वहाँ पर यूजुअली ऐसा नहीं होता कि लोग छोटे बच्चे की बीमारी के लिए डॉक्टर का रुख करें। कहा जाता है जी बड़े बूढ़े हैं, इतने बच्चे पाले हैं, तो हमें पता है क्या करना है। तो कोई कोई तादाद है कि जी इतने चमचे दे दें, या इस इतनी तादाद में बच्चों को पानी देना चाहिए, तब तब देना चाहिए? लेकिन जो बच्चा माँ के दूध पर है तो उसको तो आप दिन में 2 आंस 3 आंस पानी भी पिला दीजिए, तो उम्मीद है कि उसको पानी की कमी वाकई नहीं होगी। लेकिन आपको उसको जज इसी तरह करना है कि उसके होंठों को देखें, उसकी ज़बान को देखें, उसके छोटे बच्चे का जो सर पे एक तालू होता है, जिसे कहते हैं यहाँ पे हड्डी अभी जुड़ी हुई नहीं होती है, अगर वो उसमें डिप्रेशन से नजर आए, गड्ढा सा पड़ता हुआ नजर आए, तो ये पानी की कमी की निशानी होती है। सही। तो आपको उस वक्त तक थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए जब तक आपको ये सारी अलामत गायब होती हुई नजर ना आए। उसकी आंखों में चमक हो, उसके होंठ गीले नजर आए, उसकी ज़बान सूखी हुई नजर ना आए। वो बच्चा कम से कम 6 घंटों के अंदर पेशाब ज़रूर करे, तो इसका मतलब है उसकी हाइड्रेशन
अच्छी है, उसको कोई पानी की कमी नहीं है। सही। डॉक्टर साहब, अब ज़रा से थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं। ये तो हमने गोद के बच्चे की बात की। अब बच्चे हैं जो 1 साल से 2-3 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके हवाले से भी बताइएगा। और जो स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, अब तो 2.5-3 साल में बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो उन बच्चों के हवाले से बताइए, उनको कैसे जज करें, उनको कितना पानी दें? अब अभी ये जो 2 साल 3 साल वाला बच्चा है, इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी होती है। वो हर ज़बान में और बस ज़बान के बगैर इशारों से भी माँग लेता है। मम हमारे यहाँ बड़ा कॉमन वर्ड है। मम तो हर बच्चा माँग लेता है। माँ को पीते हुए देखेगा, किसी और को फ्रिज की तरफ जाते हुए देखेगा, सुराही कूलर की तरफ जाते हुए देखेगा, वो फ़ौरन अपना भी हाथ बढ़ाएगा। सही। तो आप वही बात जो पहले कही थी, आप खुद पिएँ तो आप उस बच्चे को ज़रूर ऑफ़र करें। और बच्चे जो है ना ऐन फ़ितरत पे होते हैं, वो गैर ज़रूरी नहीं पिएँगे। उन्हें लालच नहीं होती, वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़रूर पीते हैं। वो एक्स्ट्रा भी नहीं पीते और वो प्यासे भी नहीं रहना चाहते। तो आप उनको उनके डिमांड के हिसाब से सप्लाई देते रहिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनको पानी की कमी नहीं होगी। और सिर्फ पानी ही ज़रूरी नहीं है, आप जो घरों में हमारे मशरूबात हैं जो साफ़-सुथरे हैं, लस्सी है जैसे, या गर्मियों में अमूमन नींबू और नमक चीनी घर से कंजीवीन बना के पिया जाता है, वो देने में भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन नमक वगैरह एक मुहतात हद तक होना चाहिए, चीनी वगैरह भी, क्योंकि डिहाइड्रेशन थोड़ी-सी सप्लाई कम होने और भाप बन के पानी उड़ने की वजह से है। ये सही। किसी बीमारी के सबब नहीं है कि अगर उल्टियाँ हों और डायरिया हो या मोशन हो, तो वो अलग डिहाइड्रेशन है। उसको फिर उसी हिसाब से मैनेज करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आपने बात की कि बच्चों को मशरूबात दे सकते हैं, एक बड़ा जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, लोगों ने भी तरक्की की है। फ्रिज में अक्सर अमूमन मुख्तलिफ जूसेस मौजूद होते हैं, बाहर के कोल्ड और ड्रिंक्स मौजूद होती हैं। और कुछ पेरेंट्स ये समझते हैं, वालिदैन को ऐसा लगता है कि ये जूसेस देते हैं, बच्चे स्कूल से फ़ौरन आया, तो क्या ये दुरुस्त है उन बच्चों को देना जो स्कूल से आ रहे हैं कि जी बहुत गर्मी हो गई होगी, ये जूस पी लो। तो उन्हें लगता है बहुत अच्छे, बड़े, महँगे ब्रांड का ये जो जूस दे रहे हैं, ये सेहतमंद है। तो क्या वो देना चाहिए? कितना देना चाहिए? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं कुछ और इससे पहले बात करना चाहूँगा। जी। हम आते हैं उन बच्चों के तरफ जब स्कूलों में जाना शुरू हो गया। ठीक। ये 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल के वो बच्चे हैं। इनके घर कभी-कभी स्कूल से दूर भी होते हैं और इनको लाने ले जाने के लिए अमूमन स्कूल की वैन्स वगैरह इस्तेमाल हो रही होती है। अगर आप गौर करें तो इन सारी गाड़ियों का अमूमन साइज़ बहुत छोटा होता है, डब्बा सा बना हुआ होता है। इन गाड़ियों के इंजन की हीट गाड़ियों के अंदर ही अमूमन घूम रही होती है। इनकी छतें अमूमन नीचे होती हैं और ये अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को अमूमन बिठाए हुए होते हैं। तो ये बच्चे बेचारे जगह-जगह गाड़ी रुकती है और ये पसीनों में शराबोर होते हैं और इन बच्चों को डिहाइड्रेशन का उन बच्चों से ज़्यादा खदशा होता है जो ज़रा बड़े हैं या मोटरसाइकिलों पर अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका एक्सपोज़र कम है। तो इस बात का बड़ा ख़्याल रखा जाए कि जो गाड़ी अगर जा रहा है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोई एयर कंडीशन्ड गाड़ी इस्तेमाल करवाइए, वरना उनके ड्राइवर वगैरह को ये हिदायत दें कि भाई गाड़ियाँ साए में खड़ी रखा करो, ज़्यादा देर ना रोका करो, ओवर क्राउडिंग ना हो और बच्चों को पानी उस वक़्त गाड़ी में सवार होते हुए ज़रूर दिया जाए, क्योंकि स्कूल टाइम में अमूमन इनकी बोतलें खाली हो चुकी होती हैं सही। और ये बड़ा अलार्मिंग होता है। वो बच्चा प्यासा भी होता है, रो भी रहा होता है और वो ड्राइवर भी चिड़चिड़ा हुआ होता है। तो इन सब बातों को देखते हुए कि हमें उनको उस फ़ेज़ में दाखिल ना होने देंगे, पानी की कमी उनके अंदर पैदा हो। अब आइए मशरूबात की तरफ। एक तो हमारी माँओं के अंदाज़ भी बड़े मुख्तलिफ हैं मोहब्बत के। अब ये बच्चों को भी स्कूलों में पानी के बजाय या तो कोई लाल रंग के शरबत, हरे रंग के शरबत बना के देने लगी हैं कि ये इस बहाने ये पी लेगा। वो शायद पी तो ले, लेकिन आप उसकी भूख भी ख़राब कर रहे हैं, आप उसके दाँत भी ख़राब कर रहे हैं, आप उसके ओरल हाइजीन जो मुँह की जो सफाई है उसको भी ख़राब कर रहे हैं। तो ये कतई तौर पे मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चों को मीठे-मीठे मशरूबात दे के स्कूलों में भेजें। और जो बाज़ार के बने हुए डब्बे हैं, उनमें चीनी की मकदार काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है कि जो बच्चे की सेहत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सही। और ये जो दूध और जूस के डब्बे हैं, आमतौर पे ये फ्लेवर्ड होते हैं, ज़ायक़े से होते हैं, उनके अंदर कोई फ्रूट या फल या उनका निचोड़ नहीं होता। तो इसलिए वो मेरा मशवरा तो ये है कि इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड किया जाए, ना दिया जाए। हाँ, अपने जो देसी मशरूबात थे वो फिर भी मैं कहूँगा हाँ, आप लस्सी बना के पिलाइए, आप उसको नींबू का शिकंजी पिलाइए, आप उनको सत्तू पिलाइए, आप उनको घर में आए तो दही खिलाइए और इस तरह जो हाइड्रेशन और अच्छे-अच्छे आजकल गर्मियों में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हमारे यहाँ फल आ जाते हैं। तरबूज उनमें सदर फ़हरिस्त है, सही। तकरीबन 99-98% उसके अंदर पानी होता है
हाँ, लेकिन तरबूज का ये कि बड़ा नाजुक मिजाज है वो, ऊपर से तो सख्त है लेकिन नाजुक मिजाज है, ज़्यादा देर खुला रहता है तो ख़राब हो जाता है, वो बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो उसको तो बस उसका तो हिसाब फ़ौरन कर देना चाहिए, इधर आया और इधर ख़त्म किया। सही। तो डॉक्टर साहब चूँकि मशरूबात के हवाले से आपने बताई, पानी की कमी भी बताई, अब कुछ खाने के हवाले से भी बताइए। क्या कोई खाने-पीने की भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाना चाहिए गर्मी में या जिसे अवॉइड करना चाहिए बच्चों के हवाले से? मैं अभी मेरी वो बात थोड़ी-सी और रह गई है। जी, आप बिल्कुल कहिए। जो हम सड़कों पे नज़ारे देखते हैं कि गन्ने का जूस बड़े शौक से पिया जाता है और मुझे उसको देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ अक्सर जगहों पे, कुछ जगह हैं नो डाउट कि वो सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर सड़कों पर गन्ना पड़ा हुआ होता है और दुकान बंद होने के बाद वहीं पे कुत्ते लौट रहे होते हैं। वो गन्ने को धोने का कोई तसव्वुर नहीं है, उसको प्रॉपर छीलने का कोई तसव्वुर नहीं है, उसको इसी तरह मशीन में डाल दिया जाता है। वो उसके अंदर बर्फ़ पड़ी हुई, उसका कोई म्यार नहीं है कि वो कितना साफ़ है या कितने गंदे पानी का वो बर्फ़ है। उसके बाद वो छन्नों से छान के मक्खियों के झुरमुट में उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद जिस गिलासों में वो दिया जाता है लोगों को, वो गिलास अगर आप देखिए तो एक बाल्टी में पानी होता है, जो पानी बाय डेफिनेशन नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों का महलूल उसके अंदर होता है। तो उसमें गिलास को डुबकी दे के निकालते हैं और उसी में वो दिया जाता है। तो आपकी डिहाइड्रेशन और ग्लूकोज़ तो थोड़ी देर को बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिन जिन खतरात को आपने दावत दी है, तो आप सोचेंगे तो शायद आप दोबारा और ना पिएँ। वहाँ पे अब डॉक्टर और हकीम मशवरा देते हैं कि जिसको पीलिया है, हेपेटाइटिस है, कि आप जी। गन्ने का जूस पिए और वो इन्हीं दुकानों पे जाके पीता है। और ये कंटेजियस, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारियां हैं। इन झूठे गिलासों से, गंदे गिलासों से, गंदे बर्फ से ये ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता है। तो सही। अगर आपको बहुत शौक है तो आप जाइए, गन्ना अपने सामने साफ करवाइए, बगैर बर्फ़ का लीजिए और अपने घर में लाके उसमें बर्फ़ डाल के फिर पी लीजिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फ़ायदेमंद हो। थोड़ा-सा पाका हो जाएगा। इसी तरह बहुत सारे इमली के शरबत, तरबूज के शरबत, ये सब हैं इसमें, और लाल शरबत, हरे शरबत। तो ये आँखों को तो भले लगते हैं और थोड़ी देर के लिए ज़बान को भी भले लगता है, लेकिन पेट को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और बहुत सारी बीमारियों को आप जी, खुद ही दावत दे रहे हैं कि जी। आओ और हमारे साथ जो है वो हमारे मेहमान बन जाओ, हमारे जिस्म के मेहमान बन जाओ। जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त हैं पीलिया, आमतौर पे जैसे हेपेटाइटिस होती है, पीलिया कहा जी। जाता है। ये बहुत कॉमन है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये मुँह के ज़रिए ही पेट में और जिस्म में दाखिल होता है। उसके अलावा टाइफाइड, ये 2 ऐसे कॉमन मसाइल हैं जो पानी से जन्म लेते हैं। फिर पेट के कीड़े हैं, डिसेंट्री हैं, डायरिया की मुख्तलिफ शक्लें हैं, वायरल इन्फेक्शन है, तो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जो मुँह के ज़रिए इंसान के पेट में दाखिल होते हैं, और ये सब इस ज़ायक़े का कमाल है। सही। और ये जिसको हम थोड़ी देर को रोक नहीं पाते और फिर हमें ज़बान तो 2 मिनट जायका लेती है, फिर जिस्म उसका 4 हफ्ते भुगतता है। यही अगर आपने बीमारियों से बचना है तो आपको अपने जायके के लिए ज़बान पे ज़िप करना होगा और फिर आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। चलो डॉक्टर साहब ये भी बताइए, गर्मी के मौसम में क्या कोई ऐसी ख़ास बीमारियाँ भी हैं जो बच्चों को हो जाती हैं और जिससे बचना चाहिए और कैसे बचना चाहिए? हाँ, ना सिर्फ़ बच्चों को, बड़ों को भी। हम अच्छा, बड़े अमूमन एहतियात नहीं कर रहे होते, हालाँकि वो गौर करें तो वो भी ख़ानदान के लिए बहुत अहम होते हैं। उनका सेहतमंद होना अपने घरवालों के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने शौहर के लिए बहुत ही अहम है। जितना अहम है कि वो बच्चा सेहतमंद रहे, उतना ही अहम है कि ये भी बड़े लोग भी सेहतमंद रहें। तो हेपेटाइटिस जैसे मैंने बताया कॉमन है गर्मियों में, वाटर बोर्न इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। उसमें हेपेटाइटिस भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया। क्या यानी कि पीलिया है या हैज़ा है ये बहुत ज़्यादा हो ऐसा तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में इतना नहीं रिपोर्ट होता, अगर कभी हुआ तो बहुत खतरनाक होगा। इसके बचाव के एक तो तरीका ये है कि आप वैक्सीन्स दस्तयाब हैं। छोटे बच्चों को तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्त में ही लग जाती हैं, 9 महीने की उम्र से लगना शुरू होती हैं। आप जाइए अपने घर के पास किसी भी तिब्बी मरकज़ पे, या फ्री में वैक्सीन लग जाएगी, और अच्छी वैक्सीन है और महफूज है, और एक वैक्सीन से उम्मीद की जा सकती है कि तकरीबन अगले 5 साल तक आप उससे महफूज रहेंगे। टाइफाइड की बात हो रही है। हेपेटाइटिस ए अभी तक गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में नहीं है, वो आपको खरीदना पड़ता है। उसकी कीमत इतनी ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें कि उससे कितनी बड़ी बीमारी से बच गए हैं, तो बहुत ही कम है। तो उसके 2 टीके लगते हैं, 1 साल की उम्र के बाद लगवा सकते हैं आप, बड़े लोग भी बच्चे भी। तो एक दफ़ा लगेगा, दूसरा 6 महीने 8 महीने का गैप से दूसरा लगेगा। तो इन 2 टीकों से उम्मीद होती है कि अगले 10 साल तक इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके बाद हर अल्लम-गल्लम खाना शुरू कर दें और खिलाना शुरू कर दें। या उस तरफ जूस की तरफ जाएँ जिस हाँ, पे आपने निशानदेही इसमें आप की है। 2 चीज़ों से तो महफूज रहेंगे, बाकी का भी दरवाज़ा खुला होता है। सही। डॉक्टर साहब पीलिया का आपने ज़िक्र किया। पीलिया के लिए बड़ा मशहूर है कि अगर किसी को पीलिया हो जाए तो झाड़-फूँक कराया जाए, झड़वा लिया जाए। तो इसमें कितनी सदाकत है? ये क्या वाक़ई ऐसा होता है या इसका इलाज कराना ज़रूरी है? देखिए, हम
और पीलिया की कहानी भी पैदाइश से शुरू हो जाती है। अब वो बच्चे जो पैदा हुए उनको पीलिया होता है, अमूमन वो तिब्बी पीलिया कहला सकता है या फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम कहते हैं, वो होता है। और उसकी कुछ वजूहात हैं और कोई परेशानी वाली बीमारी वाली बात नहीं होती। ये आमतौर पे 5 दिन 8 दिन में गायब हो जाता है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा तवील हो तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। अच्छा, बाकी जो जॉन्डिस वाली बीमारियों वाली पीलिया हैं, हेपेटाइटिस वगैरह हैं, अब वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का है। ये 5 टाइप्स हैं जो आमतौर पे लोग जानते हैं, ए, बी, सी, डी, ई। ये उनके कुछ दर्जे नहीं हैं। कुछ लोग ये समझते हैं ए जो है वो कम दर्जे की बीमारी है और सी, डी और ई जो है वो ज़्यादा खतरनाक है और स्टेजेस नहीं है, मुख्तलिफ वायरसेस की वजह से जो होता है, इसलिए उनके नाम पड़ गए। जी। एक बात। दूसरी बात, वायरल इन्फेक्शन अभी तक ऐसा है कि कोई उनको किसी दवा की अमूमन ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने टाइम पीरियड के साथ मुख्तलिफ औकात में वो सही हो जाते हैं। और यही हिसाब है जो पैदाइश के वक़्त पीलिया हुआ उसका भी, वो भी कुछ टाइम के बाद खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाता है। अब उसको खुद ही सही होना है। अब वो उस दौरान मेरे पास आ गया तो मेरे लिए वो खुश होके जाएगा कि बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। किसी हकीम साहब के पास चला गया तो उनकी तारीफ़ हो जाएगी, किसी होम्योपैथी साहब के पास चला गया तो उनकी तारीफ़ होगी और किसी मौलवी साहब के पास चला गया, उन्होंने झाड़ दिया, तो उनके पास से भी सही हो जाएगा। यानी मैं झाड़ने से ठीक हो जाता है, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो तो मैं भी झाड़ देता हूँ जिस तरह वो लोग झाड़ते हैं। अच्छा, यानी कि इसका मुकम्मल झाड़ने इलाज की कराने की बस ज़रूरत ठीक है, आप मुसलमान होने के नाते आप दुआ करें और सूरह फातिहा पढ़ें, उसको दुआ करें, सेहत दी आप मुझे, तो लेकिन झाड़ने वगैरह का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। यानी कि अगर किसी को पीलिया हो तो आपको उसके लिए बाकायदा तौर पर दवा करनी ज़रूरी है। दवा उसमें स्पेसिफिक पीलिया की दवा नहीं है, लेकिन हाँ, उससे मुताल्लिक़ जो दूसरी बीमारियाँ साथ हो सकती हैं या उसके जो दीगर असरात हो सकते हैं, उनसे बचाव के लिए यकीनन आपको किसी मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और जी। यानी कि अगर आप इलाज ना करें, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप उसको अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर से राब्ते में रहें और उसके मशवरे पे अमल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बड़ा एक्सपोज़र है, दुनिया जहाँ में आप सफ़र करते हैं, वहाँ के हालात और चीज़ों को भी देखते हैं, तो बड़ी गहरी नज़र आप इस हवाले से रखते हैं और ज़माना तरक्की कर रहा है। पहले एक मिसाल हुआ करती थी कि जी, प्यासा कुएँ की जानिब जाता है और अब प्यासे को कुएँ की तरफ जाना नहीं पड़ता, बल्कि बादल खुद चल कर आता है और पानी बरसा देता है। ये मिसाल इसी हवाले से कि अब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है और डॉक्टर्स ऑनलाइन हो गए, मशवरे देते हैं और तिब्बी सहूलत लोगों के घर के दरवाजे बल्कि उनके हाथ में आ गई है और आप इस हवाले से काम भी कर रहे हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं। तो ये ख्याल आपको कैसे आया और किस तरीके से लोगों को आप मशवरे दे रहे हैं? हाँ, इसमें असल में हुआ ये है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 दिहाई से मेरा सफ़र ज़्यादा है। सफ़र इसलिए कि मेरी फ़ैमिली, मेरे अब घर के लोग बाहर हैं। तो ये होता है कि मैं कभी पाकिस्तान में हूँ, कभी नहीं हूँ, तो बेचारे मेरे मरीज़ और उनकी माएँ मुझे ढूँढते रहते हैं, तो मैं उन्हें ऑनलाइन कंसल्टेशन दे देता हूँ। लेकिन अब उसमें लोगों को ज़्यादा आसानियाँ भी नज़र आनी शुरू हुई कि उनका भी बहुत सारा कीमती वक़्त बच जाता है और आमतौर पे ये कॉमन एलिमेंट्स का आम बीमारियाँ होती हैं, उनको वीडियो कॉल के ज़रिए असिस्ट किया जा सकता है। सही। ज़रूरत हो तो क्लिनिक पे बुला के जूनियर डॉक्टर्स को असिस्ट करा के मशवरा दिया जा सकता है। तो हम ये काम बाकायदगी से भी अब शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अभी भी कर रहे थे। लेकिन अब हम इसको प्रोफ़ेशनली भी करेंगे कि ताकि हमारा हमको लोगों से और लोगों को हमसे फ़ायदा ज़्यादा हो सके। तो इंशाल्लाह ये ऑनलाइन हमारी सर्विसेज़ बहुत जल्द आपके हाथ में होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद अकबर हमारे साथ थे और सेहत सलामत एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि न सिर्फ आपको तिब्बी मशवरे फराहम करता है, बल्कि आपके सवालों के जवाब भी देता है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही है कि आपकी सेहत सलामत रहे।